एक्चुअल कल्प्रेट इस जगह पे जंग लाने के वाला कौन है? नॉट मुशर्रफ, नॉट पाकिस्तान। इट वाज समवन जो कि इतना स्टबन था कि उसने कहा कि ऐसे की तैसे। तो मैं उसमें ट्वीट में ये लिख रहा था कि लाल मस्जिद हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू मस्जिद ज़रार। मस्जिद ज़रार एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक मस्जिद थी जो मुनाफिकीन ने बनाई थी, हिपोक्रेट्स ने। अब उसका जो रिलीजियस एलिमेंट है वो इसलिए क्योंकि रिया बताते खुद रिलीजियस था, ठीक है। तो ही वॉज अनलाइक अयूब या अनलाइक याहिया, ही वॉज अ 180 डिग्री लेवल काइंड ऑफ पर्सन। वो बिल्कुल 5 वक्त का नमाजी एंड ऑल दैट। उसकी पॉलिटिकल उससे आप इख्तलाफ रख सकते हैं, जो कुछ उसने पॉलिटिक्स में किया, रेफरेंडम और वो जो सारी वो हरकतें किया करता था, जो हर डिक्टेटर करता है। लेकिन आप उसकी जो मिलिट्री एक्यूमेन है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। मिलिट्री स्ट्रेटजीज ही वाज अ रिफाइंड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप टीएनवी डिस्कोर्स देख रहे हैं और आज फिर एक पॉडकास्ट के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे लाल मस्जिद के हवाले से, अकोड़ा खटक के हवाले से। ये दोनों ऐसे इंसिडेंट हैं जो तारीख़ में भी हुए हैं और अभी रिसेंटली भी हमने एक इनकी झलक देखी है। अगर मैं शुरू से बात करूं तो अफ़गानिस्तान की अहमियत शायद भारत से भी ज़्यादा है पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि एक बहुत लंबी हिस्ट्री है जो भुट्टो के दौर से शुरू हुई और अभी तक हम अफ़गान दौर की बात करते हैं और हमसे रेलिवेंट है वो हिस्ट्री। बजाय इसके कि मैं इस पर वीडियो बनाता या डिटेल से रिसर्च करता, हमने एक आसानी ढूंढी और आसानी ये ढूंढी कि हमारे साथ आज सलमान साहब मौजूद हैं जो एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान और अफ़गान रिलेशंस के, और उनसे ही ये सारे सवाल पूछने की और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान इतनी अहमियत क्यों रखता है और ये सारे वाक़यात फिर से क्यों हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अच्छा सर, अभी हमने रिसेंटली वाक़या देखा अकोड़ा खटक में जो हुआ, फिर हम देखते हैं लाल मस्जिद के हवाले से अभी भी मिलोडी रोड और वो सारा इर्द गिर्द के एरिया जो है वो बंद किया हुआ उन्होंने। तो ये जो अभी हो रहा है, ये अभी पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आप अक्सर ये बात करते हैं कि हिस्ट्री जो है वो राइम करती है। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल समझा कि मैं इस पर कुछ आपसे बात कर सकूं। दूसरा ये कि जो आपका सवाल है लाल मस्जिद के हवाले से, मैं बल्कि अभी आपसे जब आप आए हैं तो सक मैं अपनी ट्वीट लिख रहा था और उस ट्वीट में भी मैंने एग्जैक्टली इसी गुस्से का इजहार किया। और उसमें मैंने एक है लाल मस्जिद का वो वाला दौर जो कि 80 की दहाई से शुरू होता है और ख़त्म होता है 90 की दहाई के ऊपर या 2000 के शुरू के अंदर जब 9/11 हो जाता है। फिर एक उसके बाद का किरदार है लाल मस्जिद का, और वो फिर ख़त्म होता है या उसका आप एक क्लाइमेक्स देखते हैं 2007 के अंदर जब ऑपरेशन सनराइज़ होता है। उसके बाद फिर एक तीसरा किरदार है जो कि अब हम देख रहे हैं। तो 2007 के अंदर जब आपने ऑपरेशन किया तो उस वक्त आपको पता चल गया था कि लाल मस्जिद की जो एक किल है, यानी उसकी जो जहत है, उसकी जो ओरिएंटेशन है, इट हैज़ बीन डीरेल्ड। अगर आपने इसको किसी स्ट्रेटेजिक मकसद के लिए बनाया भी था, वहाँ पे उस वक्त आपने अलाउ किया अब्दुल्ला साहब को, जो वालिद साहब थे इनके, अब्दुल अजीज साहब के, और उन्होंने जिस तरीके से भी उसको चलाना चाहा वो उन्होंने चलाया। बट आफ्टर हिज असैसिनेशन अब्दुल अजीज ने बेसिकली एक वो सिल्वर स्पून जो होता है पावर का, वो अपने मुंह में लेके वो पैदा हुए और उसी को उन्होंने, पैदा तो नहीं होंगे लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने उसको एंजॉय किया, और अब वो पावर उनसे छोड़ी नहीं जा रही और उसी पावर का एक खुमार है जिसको बेसिकली वो अब एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन द हार्ट ऑफ सिटी ऑफ कैपिटल एक्चुअली। तो मैं उसमें ट्वीट में ये लिख रहा था कि लाल मस्जिद हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू मस्जिद ज़रार। मस्जिद ज़रार एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक मस्जिद थी जो मुनाफिकीन ने बनाई थी, हिपोक्रेट्स ने। उसमें बहुत सूरह तौबा के अंदर बड़ी ज़बरदस्त आयत है कि ये उधर बैठ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्लान्स करते हैं और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के उसके लिए कर रहे हैं, फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर मतलब ये नहीं ब्रिंगिंग द हार्म। तो उसको गिराने का हुक्म था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गिरवा दिया था। तो इसको अब हमें ना अपने डिस्कोर्स के अंदर मस्जिद ज़रार से वो करना चाहिए, इक्वेट करना चाहिए। मतलब इट इज़ नॉट अ मॉस्क एनीमोर, इट इज़ समथिंग जहाँ से परपेचुएट हो रहा है मुसलसल एक ऐसा नैरेटिव या डिस्कोर्स जो कि रियासत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, शरीयत, जिहाद, इन तमाम मामलात को लेके ये एक फितना जो है इसने बपा किया हुआ है। तो ये जो 3 अदवार हैं लाल मस्जिद के भी, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अफगानिस्तान के भी मुख्तलिफ अदवार हैं, अब लाल मस्जिद के भी 3 अदवार हैं। एक वही जो 80 से 9/11 और उसके बाद का कुछ दौर, फिर उसके बाद 9/11 के बाद का दौर, और 2007 तक का और 2007 से अब तक का। और हमारे पॉलिसी मेकर्स की ये फ्रैंकली गलती है, आई वुड से,
मैंने ये आज लिखा भी है कि किसने इनको इजाज़त दी दोबारा से रीइंस्टेट होने की, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, किसने इनको लाके दोबारा से कोशिश की कि जी कि नहीं ये पूरी रेनोवेट करके दें, हमें पता है कौन है, तो उनको लाए ना कटहरे के अंदर। एक आप ये वैसे मलिक रियाज नहीं एक आपके सदर साहब बने हुए हैं इस वक्त, एक एब्सकाउंडर बन के बाहर बैठा हुआ है, तो ये दो है, और तीसरा एक और कैरेक्टर है ताजिक खोकर जो कि दुनिया से जा चुका है, लेकिन ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस होल प्रोसेस। और उसका भाई जो है हाजी नवाज खोकर, जिसका इस वक्त बेटा जो है टाउट किया जाता है एक बहुत अपराइट पॉलिटिशियन के तौर पे। सो ये पूरा नेक्सस है जिसने इसको लाके दोबारा से इस फतूर को, इस फितने को हार्ट ऑफ द कैपिटल में लाके बिठाया। नाउ वी आर ऑल पेइंग द प्राइस। तो लाल मस्जिद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हिस्ट्री राइम करती है, और हिस्ट्री राइम इसलिए करती है क्योंकि यू डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, यू डू नॉट टेक लेसन्स फ्रॉम इट। तो हम लेसन्स माजी बाईद की तो बहुत बात की बात है, हम तो माजी करीब से लेसन्स नहीं ले रहे। सो अब हमारे सामने अच्छा सर, जब रियासत पावर इंजॉय करवाती है किसी को, मतलब अगर आज मुझे भी कोई लाके बिठा देगा और मुझे वो पावर इंजॉय करने देगा कि मैं किसी को भी यरगमाल बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ स्टेट के अंदर रहते हुए। हम पॉलिटिकल जमातों की भी ऐसी एग्जांपल लेते हैं, पीटीआई को भी पावर इंजॉय करवाएगी, इसी तरह डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। तो लाल मस्जिद के जो ख़तीब हैं, जो मौलाना साहब हैं, उनको भी तो ये पावर का नशा लगवाया गया, ये लत लगी उनको। तो अब वो नशा नहीं उतर रहा उनका, तो इसमें उनका क्या कसूर है? जब एक रियासत ने उनको ये लत लगाई है तो वो इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी। देखें, ये तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है किसी के लिए पावर को अब्यूज़ करने की। पावर इज़ अ ब्लेसिंग, बट इट कैन ऑल्सो बिकम अ कर्स इफ यू अब्यूज़ इट। You know, if it's been used properly, if it's given to you, you've been appointed at somewhere जहाँ पे आपको पावर मिल जाती है, तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है ना आपके लिए। आप उस ब्लेसिंग को इस्तेमाल करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए लोगों के काम आएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे उनको, फितने को ख़त्म करेंगे। आप चाहेंगे कि आप भलाई के वो सारे काम करें जो कि आपको उस पावर के थ्रू आपको कर सकते हैं। बट यू स्टार्ट अब्यूजिंग दैट, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ पावर, इट्स अ प्रॉब्लम दैट मेंटालिटी जो कि उस पावर के अंदर आके अपने आप में भी नहीं रही। वो नौ दौलतियों वाला एक मामला जैसे होता है ना कि नई नई दौलत मिलती है तो वो फट पड़ते हैं, ये भी इन लोगों का भी यही मामला है। सो रियासत तो भाई, रियासत तो एक ताकतवर एंटिटी होती है ना, एक रियासत का अपना एक निज़ाम होता है। उस रियासत के निज़ाम में लोग आते जाते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी आती जाती रहती हैं, इदारे भी आते जाते रहते हैं, शख्सियात आती जाती रहती हैं पावरफुल इदारों के ऊपर बैठी हुई। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस भी आती जाती रहती हैं, कभी वो रियासत के करीब होती हैं, कभी रियासत से दूर होती हैं। तो वो पावर सर्कल से हर कोई ना कोई किसी न किसी अंदाज में होकर आता है। अब ये तो उस शख्स की उठान के ऊपर है, करैक्टर के ऊपर है, उसके अकीदे के ऊपर है, उसके सोच के ऊपर है, उसकी मेथोडोलॉजी यानी मनहज, यानी अगर हम शरिया की लैंग्वेज यूज़ करें तो उसके मनहज के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद फिर उसको किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं आगे। लेकिन सर, जब तक रियासत अब्यूज़ करवाए तो वो अब्यूज़ जायज़ है। मतलब फॉर एग्जांपल, रियासत अगर आपको यूज़ कर रही है तालिबान के तौर पर, यहाँ से लॉन्च कर रही है, एक लॉन्चिंग पैड फराहम कर रही है, और जब वो खुद इसको यूज़ करना चाहें तो वो फिर अब्यूज़ जायज़ नहीं रहता। तो इसकी क्या मंतक होगी? दुनिया के अंदर कोई इस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी और पुराने डायनेस्टीज़ के अंदर भी कहीं पे भी जो भी एक डायनेस्टी होती थी वो भी एक रियासत होती थी, लेकिन वो एक एम्पायर होती थी, उसके अंदर बहुत सारे ममालिक होते थे। और जो अब नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अब सॉवरन एक नेशन का कॉन्सेप्ट होता है, एक सॉवरेनिटी है, पॉपुलेशन, टेरिटरी वगैरह वगैरह, तो उसमें भी हर वो कौम या वो खित्ता जिसको कोई ना कोई ख़तरा है वो प्रॉक्सीज यूज़ करता है। ये कोई वो नहीं है। हाँ, अगेन उस प्रॉक्सी को बनाने में, उसके इस्तेमाल करने की मेथोडोलॉजी में आप यू कैन डिबेट कि गलत किया, सही किया, ये मेथोडोलॉजी नहीं होनी चाहिए, रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए था, वैसे यूज़ कर लेना चाहिए था, दैट कैन बी डिबेटेड। बट प्रॉक्सीज इज बीन यूज्ड बाय एवरीवन। नेम मी वन कंट्री हु डजंट यूज प्रॉक्सीज, राइट? तो वो तो डिबेट ही नहीं रहती। डिबेट इस बात पे आती है, या आपको बहस इस बात पे करनी चाहिए कि क्या उस मेथोडोलॉजी के थ्रू इसको यूज़ करना चाहिए था, इस्लामी टच देते हुए इसको यूज़ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो दैट इज समथिंग विच वी शुड डिबेटेड। अगेन उसमें दो राय हैं। आपके पास केस स्टडी है पाकिस्तान के अंदर ही। पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि 9/11 हुआ और उन्होंने कहा ऐसी की तैसी पाकिस्तान की, राइट? और उन्होंने वी वर ऑफ योर एज एट दैट टाइम, आप अभी छोटे हो, तो हम आपकी एज के थे जब ये सारा कुछ हो रहा था। तो वी वर एज एनर्जेटिक एज यू आर राइट नाउ, वी वर एज हॉट हेडेड एज यू आर राइट नाउ। तो
तो हम भी उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के इसी तरह खिलाफ थे, जिस तरह अभी पिछले 3-4 सालों में हमने इधर एक देखा है ना, तो उस वक्त हम किया करते थे ये सारे काम। और पाकिस्तान आर्मी को गालियां देना, पाकिस्तानी रियासत को गालियां देना, फतवे जो हैं ऐसे वैसे जो हैं उनको अडॉप्ट करना कि हाँ ये इनके खिलाफ ये फतवा ठीक है। तो ये उस वक्त सब कुछ हो रहा था। तो उस वक्त दो तरह के रिलीजियस फैक्शंस जो हैं क्लियरली सामने आए। एक वो और ये मैं जिहादी फैक्शंस की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, रिलीजियस एलिमेंट्स जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए रियासत को कहा कि हम आपके ज़्यादा वफादार हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उन्होंने, उनका अपना काम है, उनकी अपनी फॉलोइंग है, वो उन्होंने अपना जो भी काम करना था शायद दर्द दिल से किया होगा। आई एम नॉट जजिंग देम, लेकिन उनका जिहाद के इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई किरदार नहीं था। राइट। तो ये वो हार्डकोर जिहादी थे जिनके अंदर दो तरह की शाखें निकली। एक वो थे जिन्होंने आउटराइटली पाकिस्तान के खिलाफ फतवे जारी किए, जिसमें लाल मस्जिद, TTP, अलकायदा, ये सारे आगे आ जाते हैं। और दूसरी साइड पे वो लोग थे जिन्होंने इतने ही वो आप कह लें कि कंजर्वेटिव ट्रेडिशनलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी गन या गोली या ऐसा का मामला नहीं करेंगे। तो ये दोनों आपके सामने मौजूद है। तो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि इट इज़ अबाउट योर कैरेक्टर, कि भाई रियासत का इसमें मसला नहीं है, ये उस बंदे की कॉनोटेशन के अंदर है कि वो रिलीजन को किस तरीके से अब्यूज कर रहा है। क्योंकि इधर रियासत इज नॉट पावरफुल, इधर रिलीजन इज पावरफुल। राइट। तो रिलीजन की पावर जिसके पास है वो रियासत को आगे लगा सकता है। तो रिलीजन की पावर को जिसने भी अब्यूज किया है वो तो रियासत के सर्कल्स में से होके आए या ना होकर आए। TLP होकर आई थी क्या? नहीं। TLP आप देख लें, यानी TLP को वैसे भी जैसे बैकिंग होगी रियासत के किसी न किसी फैशन की किसी जमाने में, बट उस अभी तक वो रियासती सर्कल्स में से उस तरह नहीं होकर आई। लेकिन उसके बावजूद आप उसकी हैबत देखें, आप बोल नहीं सकते उसके बारे में, कोई बात नहीं कर सकते सोशल मीडिया के ऊपर, आपके ऊपर ब्लास्फेमी के फतवे लग जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आपने देखना था कि रिलीजियस कॉनोटेशन को कौन किस तरीके से अब्यूज़ करता है या अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। सर, जो मैं आपकी बात से समझा हूँ, जो बात मुझे समझ आ रही है कि आप कह रहे हैं कि हर रियासत जो है वो एक डायरेक्शन लेती है, और वो जो डायरेक्शन ले रही है तो उसके लोग उसका साथ उनके मतलब उस रियासत के लोगों को उसका साथ देना चाहिए। तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने एक डायरेक्शन ली अफ़गान जिहाद के ख़िलाफ़, तो आप समझ रहे हैं कि वो जब डायरेक्शन ली तो कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, तो जब वो रियासत पीछे हट गई तो लोगों को भी पीछे हट जाना चाहिए। अच्छा, ये जो एक मिथोलॉजी है ना, एक मिथ क्रिएट हो गई हुई है, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आई नो कि बहुत ज़्यादा परपेचुएट की जाती है, हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा है। मैं भी कल परसों भी, स्पेशली PTI वाले मसले के बाद तो बहुत ज़्यादा दोबारा से डिस्कशन में आ गई है दोबारा ये चीज़ कि जी पाकिस्तान ने बिट्रे कर दिया था अफगानिस्तान को। राइट। अगर पाकिस्तान ने बिट्रे किया था तो हमें किस बात की सजा मिल रही है इस वक्त? मतलब अगर हमने तालिबान को बिट्रे कर दिया था, अफगानिस्तान को गिव अप कर दिया था, उस पॉलिसी से हमने यू टर्न ले लिया था, तो फिर तो हमारे ऊपर जो है वो खैर बरकत की बारिशें हो जानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हुई? वी एक्चुअली पेड अ हैवी प्राइस फॉर दैट। चलो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिसी रिपरकशन था, हमने गिव अप किया तो होम ग्रोन जिहादीज हमारे खिलाफ आ गए। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। तो व्हाट अबाउट अमेरिकन्स, व्हाट अबाउट यूरोपियंस, what about the rest of the world? Why are they not standing with us right now, despite of paying that price, जो कि हमें पता था कि हमारी पॉलिसी रिपरकशन आ सकता है और आया, उसके बावजूद बाकी दुनिया क्यों नहीं हमारे साथ खड़ी हुई? There must be a reason ना। That reason has been told many times before, again and again, by almost every other strategist and analyst sitting in America or in Europe, that Pakistan actually deceived them. Right? पाकिस्तान ने 2002 में मेरा ख्याल है बोन कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट आफ्टर प्लेसिंग करजई इन अफगानिस्तान। सो जब वो बोन कॉन्फ्रेंस हुई तो मुशर्रफ वाज इन पावर, ही वेंट देयर, और उसने उस वक्त कहा कि द ओनली सोल्यूशन टू दिस होल क्वागमायर ऑफ अफगान कॉन्फ्लिक्ट इज दैट यू अंडरस्टैंड दैट तालिबान who had been dethroned at that point of time, वो बेसिकली उनका पॉलिटिकल रियलिटी मान लें, ये ऑन रिकॉर्ड है। और उस वक्त तालिबान की इंसर्जेंसी शुरू नहीं हुई थी, ठीक है। और मुशर्रफ उस वक्त जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद हमने उनको अबेंडन कर दिया था, उनको एडवोकेट कर रहा है कि इनको पॉलिटिकल रियलिटी माने, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाए और इनको एक इंक्लूसिविटी की तरफ लेकर आए, तो योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। राइट। इमेजिन इफ इट वुड हैव बीन एक्सेप्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जस्ट इमेजिन। किसने नहीं माना? अमेरिकन एंड करजई।
उसके बाद 2004 में फिर बोर्न कॉन्फ्रेंस हुई और फिर मुशर्रफ ने ये प्रपोजिशन रखी फ्रॉम पाकिस्तान साइड, अगेन रिजेक्टेड। 2004 के आखिर में क्या हुआ, इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। सो द प्रॉब्लम, आपकी रियासत को ये मिथोलॉजी भी, एक तो एक साइड पे ये मिथोलॉजी रखना है जी कि हमने शायद जो है अफगानिस्तान को हमने कभी अबेंडन किया, उसके लोगों को हमने कभी अबेंडन नहीं किया। सोवियट्स के खिलाफ भी जो हमारी वहाँ पे लड़ाई थी, दैट वाज नॉट बिकॉज के अमेरिकन्स आस्क्ड अस टू डू सो, दैट स्टार्टेड बैक इन 70s व्हेन भुट्टो वाज हियर। उस वक्त तो कोई अमेरिकन्स का सीन नहीं था, और ज़ियाव के दौर में भी अमेरिकन्स कोई 83-84 में जाके प्रॉपरली आना चाहिए, 85 में जाके उन्होंने स्ट्रिंगर्स दिए थे आपको, ज़्यादा 86 में जाके। तो ये तो आपको ब्रूस रिडल में अक्सर अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बात बताता होता हूँ, और ये मैं तमीज़ इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन का जवाब उसके अंदर आएगा कि ब्रूस रिडल का वो एक यूट्यूब के ऊपर लिंक भी है, वो बोलता भी है, ब्रुकिंग्स का बहुत बड़ा वो है, रिसर्चर है और CIA इसका स्टेशन चीफ रहा था बैक इन 80s ओवर हियर, और ओबामा का एडवाइज़र भी रहा क्रिस्टीन फेयर, और ये स्टीव कॉल और ये सारे स्टीवन कोहन वगैरह, ये सारे जो हैं, इन्होंने मोहतरम ने एक किताब लिखी और उस किताब के अंदर उन्होंने फिर जब उसका वो दे रहे तो उन्होंने कहा कि इट वाज नेवर CIA's वॉर, इट वाज थ्रू एंड थ्रू ISN ज़िया's वॉर। तो ये वो बंदा एक्सेप्ट करे हु वाज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज द मेन चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एंटिटी फॉर विच वी ऑल क्लेम और से कि जी कि ये तो CIA की जंग थी। इट वाज नॉट। तो एक तो तारीख से हमें शगफ अगर है तो हमें फिर उसको पूरा पढ़ना चाहिए, सिलेक्टिव हिस्ट्री को ना सुनना चाहिए ना पढ़ना चाहिए। अच्छा, जो आपने सवाल किया ना कि जो ये रियासत की डायरेक्शन के एतबार से, तो रियासत ने कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की थी, रियासत ने अपने आप को रिकैलिब्रेट किया था, राइट? क्योंकि उस वक्त तक कुछ ऐसे वाक़यात दुनिया के अंदर हो चुके थे कि दुनिया के उसके अंदर उसके शॉक वेव्स आ रहे थे। खुबर के अंदर एक सुसाइड हमला बहुत बड़ा हो चुका था, USS कोल के ऊपर हमला हो चुका था, 90s में मिस्र के एम्बेसी के ऊपर इस्लामाबाद में पहला सुसाइड हमला हो चुका था। तो देयर वाज अ चेन ऑफ इवेंट्स व्हिच वर बिल्डिंग अप समथिंग। उससे पहले अब्दुल्ला अज़म को असैसिनेट किया जा चुका था पेशावर के अंदर, तो देयर वाज अ चेन। फिर ओसामा बिन लादेन ने वो जिहाद का ऐलान भी कर दिया था। तो ये तमाम चीज़ें जब हो रही थी तो ज़ाहिर है आपकी, और फिर सूडान के अंदर से वो लोग जब शिफ्ट हुए, सूडान जो उनको शिफ्ट होना पड़ा, उससे पहले मिसाइल हमले भी हो चुके थे 98 में या 97 में, आई थिंक 99 में, बल्कि 99 में यहाँ पर आपके अफगानिस्तान में, जिसका एक मिसाइल आपके बलूचिस्तान में भी गिरा था। तो ये तमाम वाक़यात बिल्टअप हो रहे थे एंड देन 9/11 हैपेंड। अच्छा, 9/11 में भी वी नेवर अबैंडन्ड देम, राइट? इसके ऊपर तो अब BBC की भी डॉक्यूमेंट्री आप उठा के जाके देख लें, सीक्रेट पाकिस्तान के नाम से। इसके ऊपर आप एटलांटिक काउंसिल के उस वक्त के सारे और ब्रुकिंग्स के आर्टिकल्स उठा के और रिसर्च पेपर्स उठा के जाके देख लेंगे पाकिस्तान को किस तरीके से ले रहे थे और देख रहे थे। पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू किया, लेकिन उस परसूएंस के अंदर कभी भी हमने ये नहीं किया कि जो लोग हमारे साथ लॉयल रहे हैं या ठीक खड़ा रहने को उन्होंने तरजीह, तो पाकिस्तान ने उनको अबैंडन कर दिया। पाकिस्तान ट्राइड इट्स बेस्ट कि जी के मुल्ला उमर साहब जो हैं उनके साथ कोई बात की जा सके, कोई मतलब उनको सेंस दी जा सके कि भाईजान आप ये वाली इसको किसी तीसरे बंदे के, तीसरे मुल्क के वाले कर दें ताकि इस रीजन से ये बला टले। इट डिडंट, वी ऑल पेड द प्राइस। सो एक्चुअल कल्प्रेट इस जगह पे जंग लाने के वाला कौन है? नॉट मुशर्रफ, नॉट पाकिस्तान। इट वाज समवन जो कि इतना स्टबन था कि उसने कहा कि ऐसे की तैसी पूरी जंग आ जाए मुझे, मैं भुगत लूंगा। तो वो उसने भी भुगती, हमने भी भुगती। रियासत ने अपनी जो डायरेक्शन रखी उसने उस वक्त भी वो रखी, बाद में भी वो रखी। अब आके रियासत जो है, बल्कि रियासत ने तो इसका अभी पिछले 4 साल में खुमियाजा भुगता है इस डायरेक्शन का। जब तालिबान आ गए हैं, पूरी तरह सपोर्ट किया आपने, दोहा एग्रीमेंट से लेके दोहा एग्रीमेंट के साइन होने तक, यानी इनिशिएशन से लेके साइन होने तक आपने पूरा उनको सपोर्ट किया, और आखिर में आके आपको क्या प्राइस मिल रही है? कल आपके अटैक हुए बन्नू के अंदर। तो ये प्राइस है जो रियासत को अपनी डायरेक्शन ना छोड़ने की मिली है, ठीक है? तो कुछ जगहों के ऊपर रियासत जो है उसने बहुत देर से सबक सीखा है कि कुछ जगहों के ऊपर हमें अपने आप को कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अगेन इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक वो लोग हैं जिनके साथ रियासत ने मिसकैलकुलेट किया कि शायद ये लोग जो हैं वो गुड वाले सीन में रहेंगे और ये हमारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन एक्चुअली दे टर्न आउट टू बी बैड। और एक वो लोग हैं जो कि एक्चुअली 2001 से लेके आज तक वैसे ही हैं, रियासत के साथ लॉयल जैसे उनको होना चाहिए। तो रियासत उनको उसी तरह प्रोटेक्ट करेगी, रियासत उनको उसी तरीके से लेके चलेगी। वो रियासत के एसेट्स हैं,
जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी एसेट होती है, जैसे एक आम शहरी एसेट होता है, इसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशंस भी एसेट है। जैसे हमने देखा हाफिज सईद को भी प्रोटेक्ट मसूद किया गया अजहर है, हाफिज सईद है, भाई उनको उनके किए की सज़ा जो भी अगर हमारी कोर्ट्स ने दी हुई यार, वो इस वक्त नज़रबंद हैं या इस वक्त बैठे हुए हैं या वो हवालात के अंदर है, जहाँ पे भी हैं वो हमारे लॉ के तहत है ना, ठीक है। तो क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन जो भी गैर पाकिस्तानी शहरी होगा और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि गैर पाकिस्तानी होगी, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती होगी, तो ज़ाहिर है फिर रियासत उसके खिलाफ तो जंग में जाएगी। लेकिन आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन हो गई या ये फॉर्मर जमात दावा होगी जिसको बैन कर दिया गया है, या जैश मोहम्मद थी पहले उसको बैन कर दिया, इनके जो काबरीन है इन्होंने तो कभी भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया, इन्होंने तो कभी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अबेंडन नहीं किया, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान ने कभी डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो ये रियासत को आप बड़ा क्लियर देखते हैं। कुछ चीज़ों पे आप रियासत की पॉलिसी पे तनकीद कर सकते हैं, जैसे लाल मस्जिद वाली बात मैंने आपको बताई है, लेकिन कुछ जगहों पे रियासत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, तो उधर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। तो वो हमें अच्छी लगती है बुरी लगती है, दैट्स अनदर इशू, वो क्योंकि हमारा शायद एक आइडियोलॉजिकली उनसे कोई इख्तलाफ हो सकता है लोगों से, लेकिन रियासत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है उस मामले में। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल जो है वो इस हवाले से कि हम डायरेक्शन की बात करें तो अब ये तय करना भी ज़रूरी है कि ये डायरेक्शन सेट किस तरह से हुई है, किस दौर में हुई। हम बड़ी तनकीद करते हैं ज़िया साहब के ऊपर कि ज़िया जब आए तो उन्होंने मदरसों को ये फंडिंग दी और ये सारा कुछ हुआ, ज़िया दौर में अफ़गान जिहाद लड़ी, मतलब अफ़गान जिहाद को हमने ज़िया दौर से जोड़ दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भुट्टो साहब ने ये बहुत पहले काम शुरू कर दिया था, जब उन्होंने उनको एक पॉपुलर होने का जब शौक़ चढ़ा, उन्होंने एक इस्लामी मुस्लिम जो मुस्लिम उम्मा है उनका जो उन्होंने लीड करने का सोचा, तो वो इस तरफ ही लेके जा रहे थे चीज़ों को। तो आपका क्या ख्याल है कि ज़िया ही रिस्पॉन्सिबल थे या ज़िया ही सिर्फ डिसीजन मेकर थे, या उससे पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया था कि ये डायरेक्शन होगी हमारी? भुट्टो का जो डिसीजन था टू यूज प्रॉक्सी, एंड दैट इज ऑब्वियसली अफगान सिटीजन वर इन्वॉल्वड इन दैट, दे वर बीइंग ट्रेन्ड ओवर हियर एंड दे वर सेंट बैक. 3 of them became prime minister of Afghanistan later on. Or 2 of them actually became prime minister, and one became the minister of defense of Afghanistan, I think. Ahmad Shah Massoud, Burhanuddin Rabbani, and Hikmat Yar. So they came over here in 70s. They were like 16, 17, 18 years old boys. Burhanuddin Rabbani साहब ज़रा बड़े थे, तो वो तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उस वक्त। तो ये लोग आए थे और इनको आपने ट्रेन किया, तो ये भुट्टो की पॉलिसी थी, और इसकी ये पॉलिसी इसलिए थी क्योंकि उसके पीछे एक अफगान और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री थी 47 से लेके 70s तक, जिसके अंदर अफगानिस्तान की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा थी, एंड दैट वाज अगेन बिफोर सोवियट्स एक्चुअली ओपनड अप वेरी ओपनली केम इनटू अफगानिस्तान, और फॉरेन इनकलाब से भी पहले की बात थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसका इस्लामिक टच अफगानिस्तान के एंड पे तो था, पाकिस्तान के एंड पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे भुट्टो साहब थे। लेकिन अफगानिस्तान के एंड पे जितनी भी एजिटेशन थी उस वक्त के हुक्मरानों के खिलाफ, दाऊद के खिलाफ, बाद में तराकई के खिलाफ, जो भी उधर हुआ, वो एक्चुअली उधर उनके मामले में वो इस्लामिक रेजिस्टेंस ही थी, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि काबुल में बैठे हुए लोग कि उनकी जो अपनी पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट करें ऑन रूरल एरियाज ऑफ अफगानिस्तान. Ruler of Afghanistan was more conservative, more traditionalist. They resisted against their, Kabul elite. तो वो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हमारी तरफ आना शुरू हुआ था, तो उसका हमने फ़ायदा उठाया। लेकिन जब ज़िया साहब आए, तो ज़िया साहब के दौर के अंदर जंग चूँकि ओपन हो गई थी, क्योंकि सोवियत 79 में सोवियत बाकायदा खुल के अफगानिस्तान के अंदर आ गए थे, सौर इनकलाब हो गया था, कत्ल गारतगरी एक ही साल में 4 प्रेसिडेंट्स उनके चेंज हो गए थे, फैमिली समेत उनके प्रेसिडेंट्स के। तो आपके बिल्कुल नेबरहुड में इतना कुछ हो रहा हो, और फिर 79 में आपके दूसरे नेबरहुड में भी इनकलाब आ गया था, ईरान। तो आपके नेबरहुड में इतनी अथल फथल हो रही हो, तो ऑब्वियसली आप मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं ना उनसे। और ना सिर्फ ये कि ये दोनों ममालिक ऐसे हैं कि ये कोई एलियनेटेड ममालिक हैं हमसे, इनका कल्चरल, ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल, ट्राइबल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, राइट? तो ज़ाहिर है आपने उसको रिस्पॉन्ड करना था, तो उस रिस्पॉन्स के अंदर ज़ाहिर है फिर ज़िया ने देखा कि ना सोवियट्स आर हियर, बूट्स एंड ग्राउंड्स आर नाउ इन अफगानिस्तान, ठीक है? तो ऑब्वियसली ही फिर ही स्ट्रेटेजाइज्ड कि जी कि अब मैंने इसको किस तरीके से पुश बैक करना है। तो उसके अंदर फिर वो जो भुट्टो ने बुनियाद रखी थी उसको फिर एक्सपैंड जो है वो मिलिट्री स्ट्रेटजी में ज़िया ने किया। अब उसका जो रिलीजियस एलिमेंट है वो इसलिए क्योंकि ज़िया बताता खुद रिलीजियस था,
ठीक है, तो ही वाज अनलाइक अयूब या अनलाइक याहिया, ही वाज अ 180 डिग्री लेवल काइंड ऑफ पर्सन, वो बिल्कुल 5 वक्त का नमाजी एंड ऑल दैट। उसकी पॉलिटिकल उससे आप इख्तलाफ रख सकते हैं जो कुछ उसने पॉलिटिक्स में किया, रेफरेंडम और वो जो सारी वो हरकतें किया करता था जो हर डिक्टेटर करता है, लेकिन आप उसकी जो मिलिट्री एक्यूमेन है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ही वाज अ रिफाइंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। उसने अख्तर अब्दुर्रहमान को, जो कि ही वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ गिविंग रेजिग्नेशन, ये बहुत कम लोगों को पता है, अख्तर अब्दुर्रहमान जो कि ऐसे के चीफ बने थे उस वक्त, उनको सुपरसीड कर दिया गया था। सो फौज में जैसा एक होता है कि अगर सुपरसीड हो जाए तो फिर वो बंदा कहता है क्या मैं, तो अख्तर अब्दुर्रहमान को ISI का एन उस टाइम पे ने चीफ बनाया, एंड ही देन रिवाइव्ड ISI। अख्तर अब्दुर्रहमान वाज नॉट दैट मच ऑफ रिलीजियस पर्सन, मॉडरेट किस्म का मुसलमान था, बट आप ये देखो कि इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के अंदर उस जमाने की वियतनाम के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉक्सी वॉर जो है वो किसने ऑर्केस्ट्रेट की? ज़िया और अख्तर के ड्यू ने, ठीक है, इन्हीं दो ने बेसिकली वो सारा किया था ना। तो एक बहुत रिलीजियस एलिमेंट लेके बैठा हुआ था और एक बस मॉडरेट रिलीजियस था, लेकिन उनके लिए जो स्ट्रेटेजिक मकासद थे वो डिफरेंट थे। अब किसी भी जगह के ऊपर आप अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, बीइंग इस्लामिक कंट्री, तो ज़ाहिर है लामाला उसमें इस्लाम भी आएगा, उसमें आइडियोलॉजी भी आएगी, उसमें इस्लामिक टच भी आएगा। अब उसका थ्रेशोल्ड किस हद तक जाता है वो ऑब्वियसली डिबेटेबल है, ठीक है। तो बुनियादी स्ट्रेटजी में गलती नहीं थी मेरे नज़दीक, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसके थ्रेशोल्ड को शायद आप उस तरह पकड़ के नहीं रख सकते। बट देन अगेन इट वाज नॉट ज़ियाज़ फॉल्ट एज वेल। हैड इट बीन द केस कि जी ज़िया जिंदा रह जाता तो फिर नक्शा चेंज होता ना, मामला चेंज होता। He was taken out of the equation and the scene. Why? Because people who were actually dealing with him and obviously who were also reading, बेशक वो directly मुजाहिदीन के साथ नहीं थे contact में CIA वाले, but they were reading the room, right? So they made their plans कि if this threat of Soviets is gone now, so what is the next threat? The war machinery which they helped creating कि जी कि अब ये एक चीज़ बन गई है और उसकी इतनी भी औकात हो गई है, ठीक है। एक है ना प्रॉक्सी है वो वियतनाम वाली, वो वियतनाम के अंदर ही शुरू हुई, वियतनाम के अंदर ही खत्म हो गई, दैट्स अबाउट इट, वो पीछे नहीं आई। ये अलग केस था। इसने कहा कि भाई सोवियत भागते की तरह हम आमू को पार करके वहां जाके मारेंगे उनको, और ना सिर्फ वहां जाके मारेंगे, आपने दागिस्तान का भी खोल दिया सीन, आपने चीचनिया का भी सीन खोल दिया, और आपने कहा मैं ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी जाऊंगा, ठीक है। तो अमेरिकन एंड यूरोपियन सेड ओह ये तो वियतनाम वाला सीन ही है, हम तो इसको कुछ और समझ के बैठे हुए थे। एंड देन दे परसीव दैट थ्रेट मैट्रिक्स के यार हाँ जिस थ्रेट को हम समझते थे ना ये वो सामने आ गए, तो नाउ लेट्स डील विद इट। एंड देन दे टुक आउट ऑफ इक्वेशन, और जब लीडर लेस हो जाए, क्योंकि दे वाज बीन कंसीडर्ड द लीडर ऑफ दैट वॉर मशीनरी, और दे को बहुत रेवरेट करते थे सारे मुजाहिदीन, ठीक है। अब तो बाद में उनके इख्तलाफात सिविल वॉर शुरू हो गई थी ना, अगर ज़िया रहता ये सिविल वॉर भी ना होती, ज़िया रहता तो पूरा अफगानिस्तान का नक्शा चेंज होता, ज़िया रहता तो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल एक डिफरेंट, हाँ पाकिस्तान की ओरिएंटेशन शायद उसके अंदर बहुत चेंज हो जाती, पाकिस्तान के जो मॉडरेट या लिबरल या लेफ्ट लेनिंग लोग हैं उनके लिए एक एक मामला डिफरेंट होता, या सेक्टेरियन एलिमेंट शायद थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप स्ट्रेटेजिक पिक्चर देखो तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती। अच्छा सर, ज़िया की लीडरशिप या स्ट्रेटजी जो भी थी, लेकिन एट द एंड तो हमने यूएस के मफाद को सर्व किया। मतलब फॉर एग्जांपल उससे पहले दुनिया बाइपोलर थी, उसका फ़ायदा पूरी वर्ल्ड को हो रहा था कि एक टसल जो है वो यूएस को कोई टक्कर दे रहा है, और एक डिफरेंट आइडियोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी एग्जिस्ट करती थी, और दूसरी तरफ जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले, तो एक टक्कर की दो ताकतें थी, और बाइपोलर दुनिया को हमने एक तरह से यूनिपोलर बना दिया कि अब जो है वो यहाँ पर एक ही शेर होगा, वो यूएस होगा। तो जो यूएस के साथ होगा उसका तो फ़ायदा है, और जो नहीं होगा बस वो, जैसे पाकिस्तान अब उनके काबिल नहीं रहा तो पाकिस्तान को उन्होंने एक तरह से साइडलाइन कर दी, तो ये हमने खुद नहीं खरीदी ये सारी। नहीं देखो ये ना एक अगेन ये वो वाले रिटोरिक्स हैं जो कि बार बार हमारे मैंने कहा ना कि आते हैं कि जी कि वो चार्ली विल्सन्स वॉर थी, CIA की जंग थी, बायपोलर से यूनिपोलर कर दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि वियतनाम की प्रॉक्सी को बामुकाबला आप ये एक रिसर्चर के तौर पे केस स्टडी करो ना, कि एक वियतनाम की वो उसमें भी अमेरिकन को बड़ी मार पड़ी थी, दे हैड टू रन फ्रॉम देयर, ठीक है। और एक है आपकी ये उसी तर्ज के ऊपर ऑलमोस्ट एक इंसर्जेंसी या प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है।
दोनों जगह पे सुपर पावर्स थी। हम्म। एक साइड पे पीछे सोवियत एक साइड पे पीछे अमेरिकन थे, ठीक है। सही। या अगर यानी उन्होंने क्या कहा, मैंने थोड़ी पहले आपको बताया कि उन्होंने उस वियतनाम वालों ने कहा बस भागे, बस दैट वाज आवर एंड गोल, हम्म। ठीक है, कि हम अपनी टेरिटरी जो है इसको सिक्योर करेंगे, इधर अब अमेरिकन दोबारा वापस ना आए। ठीक ऐसा ही है। है। ऐसे क्या अफगान मुजाहिदीन ये सोचते थे, नहीं। या उसके जो हैंडलर्स है वो ये सोच रहे थे? सो जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तो कभी भी सेटल डाउन नहीं हुआ उसके बाद, अनलेस कि ज़िया वाज, अगेन मैं ज़िया को इसलिए ज़्यादा बार बार बीच में ला रहा हूँ क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा तनकीद होती है, जी। अनलेस ज़िया वाज नॉट टेकन आउट ऑफ द इक्वेशन। किया। प्रोफेसर ताहिर अमीन थे, बहुत मशहूर आया स्ट्रेटजिस्ट हमारे गुजरे हैं पाकिस्तान के, वाइस चांसलर भी रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के, अकादमी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं और एनडी में पढ़ाते रहे, वेरी रिफाइंड आयर थ्योरिस्ट। तो उन्होंने मल्टीपोलैरिटी का थ्योरी दिया था 90s के अंदर, उस वक्त उन्होंने बुक लिखी थी। किस बुनियाद पे लिखी थी? ही वाज विटनेसिंग समथिंग ना, दैट मल्टीपोलैरिटी इज नाउ बीन डिस्कस्ड बाय एवरी अदर सुपर पावर। ऐसा ही है। और मल्टीपोलैरिटी सिर्फ ताहिर अमीन साहब ने नहीं, और भी लोग उस वक्त बात करना शुरू हो गए थे, लेकिन बाकायदा उसको अच्छी एक थ्योराइज्ड वे में ताहिर अमीन साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में डिस्कस किया। तो आई वाज लकी इनफ टू अटेंड अ कपल ऑफ हिज लेक्चर्स जिसके अंदर उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन के ऊपर इसको समझाया था। तो ये मल्टीपोलैरिटी तो ऑलरेडी चल रही थी। सो यूनिपोलर तो एक मखसूस, आप कह लेंगे चलें 6-8 साल का एक पीरियड होगा जिसके अंदर यूनिपोलर रही होगी दुनिया। 2001 में 9/11 के पास बात तो एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो गया ना, ठीक है, कि जी के इवन अमेरिकन सॉइल इज नॉट सेफ। ऐसा ही है। ऐसे तो फिर किस बात की वो सुपर पावर है? अभी 2 हफ्ते पहले ज़ेलेंस्की और ट्रम्प का वो हुआ है, टकराव हुआ है, ठीक है, और सब लोग बात करेंगे कि ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को नीचे लगा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज, अगर आप उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ो, बोथ ऑफ देम वर डेस्परेट एनफ एंड देयर वाज अ सेंस कि ओके वी हैव बीन डिफीटेड इन यूक्रेन, राइट। ट्रम्प ने उससे पहले क्या बयान दिए हैं? उसने कहा जी कि रशियंस ने पहले भी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और ये वो इस अभी भी जंग लड़ने के लिए तैयार है, तो वी शुड सिट विद देम एंड रिजॉल्व दिस इशू। ये क्या ये कोई ट्रम्प की पॉलिसी तो नहीं है, तो अमेरिकन डीप स्टेट इसमें प्ले आउट कर रही होती है ना। सो दे अंडरस्टूड कि जी कि $350 बिलियन लगाने के बाद भी हम नाटो के जरिए हुक नहीं कर सके रशियंस को, तो किस बात की सुपर पावर है? उससे पहले गजा के अंदर जो कुछ हुआ है, ठीक है, गजा के अंदर आप बिठाते हैं पैलेस्टीनियंस को सामने तो समझ में आती है, आप पीएलओ को बिठाते हैं, महमूद अब्बास को बिठाते हैं, तो वी कुड अंडरस्टैंड कि हाँ यार इजराइलियों के दरमियान और एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के दरमियान नेगोशिएशंस हुई हैं। किसके साथ नेगोशिएशंस की उन्होंने? हमास के साथ, जिसको टेररिस्ट कहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन और पता नहीं किन किन जगहों पे ये लिखा है, वी डू नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, यही कहते हैं। किसके साथ उन्होंने नेगोशिएट किया? किसके साथ प्रिजनर एक्सचेंज हो रहा है? प्रिजनर एक्सचेंज किसके साथ होता है? जिसके साथ, जिसको आप एक पॉलिटिकल एंटिटी मान लेते हैं। तो ये किसकी जीत हुई? तो यक्के बाद दीगरे आपको इस तरह के, और फिर अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने, 20 साल लड़ने के बाद, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाने के बाद व्हाट हैपेंड? इराक की मिसाल आपके सामने, सीरिया की मिसाल आपके सामने है। सो वन आफ्टर अनदर वो जो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वो अपना एक सर्वाइवल चाहता है, वो अपनी सिर्फ मिलिट्री माइट की तरह वजह से या इकोनॉमिक माइट की वजह से तो इस वक्त वो सस्टेन कर पा रहा है और एम्पायर्स गिरते हुए जा रहा है। अगर एक बहुत बड़ी एम्पायर है तो वो 100-150 साल तो लेती है आराम से, तो वो लेकिन डिक्लाइन, ये सारी दुनिया के लोग कहते हैं, नोम चॉम्स्की से लेके हर दूसरा बंदा कहता है कि नो अमेरिकन माइट इज ऑन द डिक्लाइन। तो डिक्लाइन है उसका, उस पावर का, क्योंकि बायपोलर के बाद यूनिपोलर जब हुआ था वर्ल्ड, तो उसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। अलबत्ता उसने स्मार्टली ये जरूर किया कि अपने डिक्लाइन को उसने डिले कर दिया थ्रू वॉर्स, थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। अब चाइना की राइज है, ठीक है, चाइना के साथ उसकी मुखासमत है, सारा कुछ है, चाइना का सबसे बड़ा उसका वो है लेंडर है अमेरिकन का। तो किस बात की पावर है सुपर पावर? तो एक है रिटोरिकल ये कहना कि जी अमेरिकन माइट इसलिए क्योंकि उसकी सख्त मिलिट्री माइट है, बट अभी चाइनीज अगर आ जाए मैदान के अंदर, साथ रशियंस आ जाए मैदान के अंदर, और साथ कुछ और ममालिक मिल जाए, तो डू यू थिंक के अमेरिकन जो है वो बैक ऑफ नहीं करेंगे? ठीक है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर सबसे बड़ी मिसाल आपके अपने मुल्क की है। हमें ये कहा जाता है इररेलेवेंट हैं, बड़ी बातें की जाती हैं हमारे बारे में ना। अभी यूक्रेन की मिसाल आपके सामने, व्हाइट हाउस में जो कुछ ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है, ठीक है, मतलब यूक्रेनियन लोगों को इस तरह रोल, अफगानिस्तान वालों को तो 20 साल रोला ना, क्योंकि बेचारों के पास कुछ था ही नहीं, रैग एंड टैक्स थे, सारा कुछ था।
यूक्रेनियंस तो यूरोपियंस थे, राइट, yes, सो कॉल्ड, और वाइट चमड़ी थी, सारा कुछ था, बेड़ा गर्क करके रख दिया। सिर्फ किस वजह से? डेटरेंस नहीं था। ठीक है, आपके पास है, पाकिस्तान के पास है ना न्यूक्लियर वेपन, डेटरेंस है ना आपके पास? क्या न्यू नॉर्मल इधर एस्टेब्लिश हो चुका? हालांकि देयर शेरिफ इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू आवर डोर, जो उनका अपॉइंटेड शेरिफ है इस रीजन के अंदर क्वाड के थ्रू इंडिया, वो हमारे साथ बैठा हुआ है ना। दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू नॉर्मल ओवर हियर इन 2019। कर सके? नहीं कर सके। 2 दफा उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच करने की कोशिश की फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। हमने दोनों दफा रिस्पॉन्ड कर दिया, हम अक्रॉस द बॉर्डर चले गए और हमने स्ट्राइक्स मार दी। ऐसा ही है। कोई और मुल्क, इराक के साथ भी ईरान ये करता रहता है। इवन इजराइल को उसने 200 मिसाइल मार दिए, किसी ने उठ के इस तरह स्ट्राइक बैक किया? नहीं, उन्होंने उधर जाके जो डिकैपिटेशन करनी थी की, हिजबुल्लाह की, और लेकिन आपस में नहीं भिड़े। योर कंट्री इज द ओनली कंट्री विच एक्चुअली हैड द गट्स टू डू दैट, while these countries were enjoying the backing of all these superpowers, right? So superpower वो होती है जो रिविजनिस्ट स्टेट होती है, ठीक है, और रिविजनिस्ट स्टेट वो होती है जो कि जिसके अंदर इतने गट्स होते हैं कि वो अपने एलाय के लिए फिर मैदान में उतरती है। ठीक है, जैसे कि रशियंस करते हैं, जैसे कि अब चाइनीज करना शुरू हो गए, पहले चाइनीज भी रिविजनिस्ट थे, जैसे कि किसी जमाने में अमेरिकन किया करते थे, अब अमेरिकन के वो मामलात नहीं रहे। सो यूनिपोलर वाला सीन कोई नहीं रहा, एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया चली गई है, और यही बेसिकली उस वक्त भी मकसद था 80s के अंदर। आखिरी में इस सवाल का जवाब इस पे दूंगा। ECO का एक इदारा बनाया गया था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी भी चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं चला जिस तरह इन्विजन किया गया था। ये पिछले रजीम के अंदर बड़ा टाउट किया गया, जियो इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट, और रीजनल कनेक्टिविटी, ये आपने बजवर्ड सुने होंगे बहुत ज़्यादा। मुहित पीरज़ादा साहब NSA थे हमारे, तो वो भी बहुत ज़्यादा इन अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे। तो प्रेजेंट ऐसे किया गया जैसे ये कोई नया आइडिया है, कोई नई कोई चीज़ पाकिस्तान ने इन्वेंट कर ली है। 80s में ज़िया के दौर के अंदर ECO का इन्विजन हो गया था कि जी कि ये जो ब्लॉक है, दैट इज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो उभर के सामने आ रही थी, टर्की और ईरान, ये बेसिकली एक रीजनल कनेक्टिविटी का इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई के ये आपस में एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन के उभरेंगे। तो ये मामला तो ऑलरेडी उधर उस वक्त हो रहे थे। RCD उससे पहले मौजूद था, जिसको फिर अपडेट करके ECO के अंदर कन्वर्ट किया गया था। तो चूंकि हम टोटलिटी में नहीं पढ़ते ना चीज़ें, तो हमें ये लगता है वो सिंगुलर नैरेटिव जो हमारे सामने आ रहा था कि यार वो पाकिस्तान ने तो CIA की जंग लड़ी थी, और यार पाकिस्तान ने तो US को सर्व कर दिया, और यार पाकिस्तान ने, जो भी दुनिया की बड़ी ताकत होती है वो अपना शेयर तो किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में से लेके जाती है यार। हम भी लेके जाते हैं जहां हमारा बस चलता है। इस पे ये कह देना कि आपने उसके इंटरेस्ट को सर्व किया, इट इज़ एक्चुअली वेरी मायोपिक। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे डिस्कोर्स के अंदर हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, हमारे एकेडमिक्स ये बहुत ज़्यादा ऐसा की बातचीत करते हैं। मेरा ख्याल है इससे हमें अब निकल आना चाहिए। अच्छा सर, जो अगला सवाल भी मेरा यही था कि जिसका जवाब आपने किसी हद तक दे भी दिया कि अमेरिकन्स अफ़गानिस्तान में जंग एक तरह से वो जीतने के बाद, सोवियत को वहाँ से निकालने के बाद भी उधर अफ़गानिस्तान में ही रहे, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह तो फिर यही सामने आती है कि उनको लग रहा था कि ये तो अब हमारे हाथ से निकल चुकी है, यानी अब तो ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं रही, तो अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये हमारे कंट्रोल में रहेंगे, वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो क्या यही वजह है उनके वहाँ रुकने की, अफ़गानिस्तान और इतने साल वो जंग लड़ने की? ये आप बात कर रहे हैं सोवियत के जाने के बाद? जी, सोवियत के जाने के बाद तो अमेरिकन्स वर नेवर ऑन द ग्राउंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पाकिस्तान ही था, ठीक है। मैंने जैसे कहा ना कि उनको तो सबसे बड़ी जो जिसे कहते हैं ना कि गुस्सा ही पाकिस्तान पे उस वक्त जो अभी भी यही था कि उस वक्त हमने उनको ग्राउंड पे नहीं जाने दिया, और इस दफ़ा हमने उनको डिसीव किया। सही। तो ये अमेरिकन को तो गुस्सा हम पे ही है। तो हमने कभी उनको ग्राउंड पे सख्त नहीं आने दिया था। सही, राइट। वो तो ग्राउंड पे अनफॉर्चुनेटली आए 2001 के बाद, 9/11 के बाद, जब अनफॉर्चुनेटली उसामा बिन लादेन, अलकायदा, तालिबान, इन लोगों ने मौका दे दिया एक। अदरवाइज ग्राउंड उन्होंने मिसाइल भी बेचारे वो जो मारे थे उधर से मारे थे, इंडियन ओशन से बैठ के मारे थे उन्होंने। They didn't even have the capacity to come onto the ground and launch their missiles from there, right? उससे तो ड्रोन्स वाला भी सीन नहीं था, ओवर द होराइजन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था, अब तो वो भी है। तो ये तो जो ग्राउंड पे उनको आने का मौका दिया, फरहाम किया, वो किसने किया है? खुद अफगान्स ने। अफगान्स ने दो फैक्शंस थे, वन वर द नॉर्दर्न अलायंस एंड द अदर वाज मुल्ला उमर। ठीक है, मुल्ला मैं अफगानिस्तान गया, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ, बड़े मजे की बात।
तो आई मेट अ लीडर, ये तालिबान के आने ये कब की बात है, कब 2022 की बात है। अच्छा, तो एक हाई प्रोफाइल तालिबान के लीडर्स में मिला, तो उसने जब कहा कि यू फ्रॉम तुम पाकिस्तान से, मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कहा मैं पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, तारीफ़ शरीफ़ें की, और ऑफ द रिकॉर्ड ये सारे करते हैं तारीफ़ें, क्योंकि फैमिली या सारों की यहाँ हटती है। तो उन्होंने कहा कि जी के अपने ना पूरा कमरा भरा हुआ और उसके अंदर बाकी भी तालिबान बैठे हैं। मैं तुम लोगों को बताता हूँ तालिबान के अफगानिस्तान से पाकिस्तान क्यों बेहतर है। तो अपने तहीं उसने दो चीज़ें बताई। उसने कहा कि एक तो इनके हर कोने में मस्जिद है, अफगानिस्तान में इस तरह इतनी ज़्यादा मसाजिद नहीं है। और दूसरा, किसी पाकिस्तानी ने आज तक किसी बैरूनी कुव्वत को ये नहीं कहा कि हमें आके आज़ाद करो। और ये एक्चुअली दिस वाज अ फैक्ट। वो पहले वाली बात तो ज़रा चलो थोड़ा रिलीजियस इमोशनलिज्म थी, दिस वाज अ फैक्ट। किसी पाकिस्तानी ने, ठीक है, एक वेरी वेरी स्मॉल फैक्शन, ये ज़रूर होगा यार साइडों तो बुरे रहते थे, ठीक सी वो रेटोरिकली हम कह देते होते हैं, लेकिन किसी पाकिस्तानी के अंदर ये नहीं है कि यार अमेरिकन आएँ और आके ना हमें डिक्टेटर से छुड़ाएं, अमेरिकन आएँ और आके जो है ना हमें इमरान खान से छुड़ाएं, अमेरिकन आए और नवाज शरीफ से हमारी जान छुड़ाएं, नेवर। ऐसा है ना। बट इन अफगानिस्तान it was the Northern Alliance which actually lobbied in America कि you should come into Afghanistan, you should launch an attack in Afghanistan and get us rid of Taliban. ये है उस कौम का मामला, ठीक है, और वो जानते हैं इस चीज़ को। he by himself told me this. और उल्टा दूसरी साइड पे जो है, यानी एक सेंस प्रिवेल करनी चाहिए थी, दूसरे ने कहा हाँ आने दो ऐसे की तैसी, मैं निपट लूंगा। तो दोनों ही साइड्स जो हैं उन्होंने मौका फराहम किया अमेरिकन और एलाइड फोर्सेस को इस रीजन में आने का। उससे पहले पाकिस्तान के हाथ में जब तक चीज़ें थी ना, पाकिस्तान नेवर लेट देम कम ऑन टू द ग्राउंड। ये तारीखी फैक्ट है। अच्छा सर, क्योंकि ये वाला मुशर्रफ दौर का हमने कुछ 9/11 और ये सारा डिस्कस किया, अब आगे मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा लाल मस्जिद के ऊपर। शायद आप इस्लामाबाद में ही हो उस वक्त जब लाल मस्जिद का इंसिडेंट भी हुआ। मैं सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे था उससे। तो आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं वो सारा, और वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि क्या ऐसी गलती थी जो रियासत ने की उस टाइम पे, और क्या आपको लगता है कि वो ऑपरेशन करना बिल्कुल ठीक था, और अगर वो ऑपरेशन कामयाब हो गया था तो फिर दोबारा से उनको इस्टेब्लिश किया गया, दोबारा से अब वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अगर आपने एक ऑपरेशन किया है, वो सक्सेसफुल हो गया, उसको आप उसी टाइम पे अगर ख़त्म कर देंगे तो वो उस टाइम पे आपके लिए फिजिबल है। अगर आप उसको थोड़ा गैप दे देंगे, थोड़ा सा उसको मज़ीद टाइम दे देंगे, तो वो फिर दोबारा से रीग्रो कर जाएगा। तो क्या ऐसा ही नहीं हुआ लाल मस्जिद के मामले में? वो तो मैंने शुरू में कह दिया कि मैं तो इसको मस्जिद ज़रार कहता हूँ, उस वक्त भी कहता था, अभी भी कहता हूँ। अब जब आपकी मस्जिद की कॉनोटेशन चेंज हो जाए ना, वो मस्जिद ना रहे, वो एक फितने की जगह बन जाए, वहाँ पे अल्लाह के दीन के बजाय अल्लाह के दीन को अब्यूज़ किया जा रहा हो, अल्लाह के दीन को बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा हो ज़मीन पर फसाद फैलाने के लिए, तो मस्जिद तो ना रही। वो तो फिर एक ऐसी जगह, एक ऐसे लोगों की अमाजगा बन गई है जहाँ से सारे फितने लॉन्च होते हैं। हमारे यहाँ ना इमोशनलिज्म बहुत ज़्यादा है मस्जिद के नाम के ऊपर। ज़ाहिर है हम सबके अंदर एक वो एक है कि मस्जिद एक बहुत अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर के ऊपर आप उस तरीके से बात नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी शरिया लॉ को उठा के आप देख लें, किसी भी शरिया लॉ के अंदर ये आपको जायज़ नहीं होता कि आप रियासत की किसी भी जगह पे कब्जा करके अपनी मस्जिद बना लें। ऐसा ही है। ऐसे यहाँ पे क्या है, मस्जिद का आपने ईंट की बुनियाद रख दी, तो उसके बाद वो जगह किसकी है? मस्जिद की है। और आपने उसको हाथ लगाया तो क्या होगा? गुनाह होगा। गुनाह। वैसी तो ये है हमारा इस्लाम को अब्यूज़ करने का मामला। और सर जो अभी मदरसों के भी बयानात सामने सारे ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही हैं, ठीक है, क्योंकि उन सबको पता है कि उन्होंने किसी न किसी की ज़मीन पे कब्जा करके मदरसा खड़ी की होती है, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट मदारिस, ये मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। मैंने जितने भी अपने पॉडकास्ट किए, आई एम एक्चुअली वेरी मच प्रोपेगेंड कीजिए कि इनको आपको रेगुलराइज करना चाहिए और इनको आपको रखना चाहिए, बिकॉज काइंड ऑफ ये एक इनफॉर्मल एनजीओ है आपकी जो सर्व भी करती है, लेकिन उसको रेगुलराइज कर लें, एक ओवरलुकिंग बॉडी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि देखे तो फिर अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उसकी इसकी इस वजह से, यानी हमारे इसी मिजाज की वजह से, चलो मेरा तो एक रैशनल मिजाज है ना, जो इमोशनल मिजाज है कि मस्जिद जितने खलो गई है ना बस होते फिर तुसी कुछ नहीं कर सकते। लाल मस्जिद ने भी, जामिया हफ्जा वाज एक्चुअली बीन बिल्ट अपॉन एन इनक्रोच्ड लैंड, ठीक है, एक कब्जे वाली जगह पे आपने पूरा मदरसा खड़ा किया हुआ था और आपको खड़ा करने दिया गया, आपको चलाने दिया गया, आपका एक बहुत बड़ा मदरसा चलता रहा, हुकूमत ने तो आप कुछ नहीं कहा ना, सपोर्ट ही किया ना आपको।
और आप उल्टा हुकूमत को ही लड़ गए कि यार तुम तो हमारे ऊपर इस्लाम नाफिज नहीं करने देते और शरीयत नाफिज नहीं करने देते। ये मौलवी अब्दुल अजीज साहब जो ज़माने में खड़े होकर असेंबली के अंदर सारी बच्चियों को रोज़ाना ख्वाब सुनाया करते थे। और इनका आखिरी ख्वाब ये था ऑपरेशन से कुछ हफ्ते पहले या कुछ माह पहले, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इस मस्जिद की सीढ़ियों पे मेरा खून गिरेगा और यहाँ से तुले इस्लाम जो है वो होगा, मतलब निशात सानी यहाँ से नहीं। आप यानी इस तरह इंजीनियर कर रहे हैं अपने बच्चों को। इट वॉज ऑल ऑन रिकॉर्ड, इट वॉज ऑल ऑन रडार ऑफ द एजेंसीज, बट दे आल्सो वर लाइक स्लीपिंग। उनको समझ ही नहीं थी कि शायद ये भी फिर सकते हैं। तो बात यह है कि आपको तो हर चीज करने दी गई ना, और आप फतवे इशू कर रहे थे कि जी कि जो पाकिस्तानी फौजी वाना वजीरिस्तान के अंदर शहीद हो रहे हैं उनका जनाजा जायज नहीं है। आप लोगों को प्रोवोक कर रहे थे कि जी के जो वर्दी वाला नजर आ जाए उसके ऊपर आप चढ़ जाएं। उस जमाने में ये तो लोगों ने वर्दियां पहनना छोड़ दी थी बाहर, उस वक्त पॉलिसी बन गई थी हमारी, टीटीपी के भी अटैक्स शुरू हो गए थे उसके बाद। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि इस मस्जिद के अंदर से हो रही हैं। तो उस वक्त जब इसको मैंने जो पहले कहा कि जब सॉर्ट आउट कर लिया गया था 2007 के अंदर, और एक बहुत बड़ा वो दिल खराश किस्म का वाक़या था फ्रैंकली। वो मतलब यानी उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है आई वुड से, लेकिन चीज़ें इतने थ्रेशोल्ड पे चली गई थी। जो आज सारे बैठे होते हैं ना, हामिद मीर साहब और ये सारे, आई स्टिल रिमेंबर के ये कह रहे थे मुशर्रफ साहब को जी कि सर आप लॉन्च करें, हम सारा मीडिया आपके साथ खड़े होंगे। एंड द वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन लॉन्च हो गया, तो उससे अगले दिन इन्होंने मदरसे से 2 बच्चियां पकड़ी, अपने प्रोग्राम में बिठाई, रोते हुए बच्चियां दिखाई और पूरे मुल्क में आग लग गई। सो ये आपके मुल्क की हिस्ट्री है। तो हर किसी ने अपना अपना किरदार अदा किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मस्जिद के अंदर जब आपने ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसमें बहुत सारी एट्रोसिटीज शायद उस वक्त कमिट हो गई हों, कोलैटरल डैमेज हुआ होगा, ठीक है। और तो उसका कोई रिकॉर्ड ऐसा आज तक नहीं मिला कि किसी बच्ची को आपने शहीद किया, लेकिन यह है कि बहरहाल फिर भी चले मज़्यूम। इवन मैं टीसीएम की वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जो जर्नलिस्ट उस वक्त कवर कर रहे थे, एजाज सैयद थे और कुछ और जर्नलिस्ट भी, उन्होंने कहा कि हम लोग अंदर गए थे और हमें ऐसी कोई शवाहिद नहीं मिले। मतलब ये जरूरत है कि जो लास्ट टाइम गाजी ने लिया था, गाजी रशीद, वहाँ ज़रूर, लेकिन वो सारे वेपन होल्डर्स थे, यानी वो सगत के फाइटर्स थे सारे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। उस वक्त लाल मस्जिद जहाँ पर उसके बिल्कुल पीछे 7 बाजार लगता है और उसके पीछे भी यूँ बाजार वो आता है, तो उसके अंदर से ना एक पुल निकलता है टुवर्ड्स पीछे जो G6 का इलाका है। तो जितनी निगोसिएशंस हो रही थी ना, वो उस वाले दरवाजे से हो रही थी। यानी सामने तो यहाँ मीडिया और ये सारे खड़े होते थे ना, तो जो पीछे वाली जगह थी, जो सीट थी, पीछे वाला जो बैक यार्ड था, वहाँ एक पुल था जो कि लाल मस्जिद से जाता है, अभी भी पता नहीं होगा, तो वो जाता था रोड तक। तो जितने हाई प्रोफाइल थे वहाँ जाते थे, और लाल मस्जिद से एक डेलीगेशन आता था और वहाँ पे यानी निगोसिएशन होने की कोशिश होती थी। वहाँ उन्होंने उज़्बेक्स खड़े किए हुए थे, और ये बात एक बहुत बड़े जिहादी लीडर ने बताई है जिसने जाके कोशिश की थी निगोशिएट करने की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पीपल वर देयर ऑलरेडी, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। और जैसे मैंने कहा कि दिल खराश इसलिए क्योंकि बहरहाल मस्जिद का एक तकद्दुस तो हमारे लिए आसानी खाना दिलों में होता है। तो हमने जब अगले दिन इमेजेस देखे, सारा कुछ देखा, आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग इट ऑन द टीवी, तो मैं रो रहा था उस दिन। आई स्टिल रिमेंबर कि यार हमारी फौज मस्जिद पे चढ़ गई है, यू नो, वो एक आप पे इमोशनल ब्रेकडाउन तो होता है। लेकिन लेटर ऑन इन द ईयर्स वी जस्ट देन गॉट टू नो कि नहीं, मतलब ये नहीं, ये हल्का हाथ था अभी भी, ठीक है। अगर ये किसी अरब मुल्क के अंदर होते तो उन्होंने बुलडोजर लेकर आने थे, उन्होंने इस मस्जिद का नामो निशान नहीं रहने देना था। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत लीनियंट हार्ट्स हैं। उसके बाद फिर आपके जरदारी साहब, मलिक राज साहब का एपिसोड है, उन्होंने लाके रीइंस्टेट कर दिया 10 साल बाद, 2017 में या 16 में इनको। अच्छा, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये कैसे मतलब रीइस्टेब्लिश हुई, और इन कैपिटलिस्ट जितने भी ये सरमायादार लोग जितने आपने नाम लिए, ये सारे सरमायादार हैं, वो चाहे ताजी खोकर हो या मलिक रियाज हो, इनका क्या मफाद था? ताजी खोकर जो है वो अपने आप को एक रॉबिन हुड फिगर के तौर पे देखता था, तो वो बड़ा रिलीजियस भी रहता था। वो उसकी तो मशहूर है, वो फंडिंग किया करता था सिपा साहबा को भी, वो फंडिंग किया करता था, ये लाल मस्जिद वालों, बड़ी फंडिंग की उसने लाल मस्जिद वालों को। तो वो इस तरह का बंदा था। ताजिक खोकर वाज अ प्रो पीपीपी एलिमेंट। उसका भाई जो था हाजी नवाज खोकर, वो जरदारी के बहुत करीब था। जो पूरी जगह ताजिक खोकर और उसके ख़ानदान को मिली हुई है एयरपोर्ट के साथ, वो सारी किसी ज़माने में जरदारी साहब ने उसको लेके दी थी, जहाँ पे उसने अपना फोर्ट्रेस बनाया, जहाँ पे वो सारे मजालिम किया करता था, लोग जानवरों के आगे डाल दिया करता था। तो ये बेसिकली भत्ताखोर, एक्सटॉर्शनिस्ट और कब्जा माफिया वाला सीन है ना इनका, मोहतरम का। तो ये वो रॉबिन हुड फिगर थे जी, के एक साइड पे लोगों के जान और माल के साथ भी खेला करते थे, दूसरी साइड पे अल्लाह के रास्ते में जो है ना वो चीज़ें भी दिया, चैरिटी भी दिया करते। तो दिस वाज हिज ड्यूल पर्सनैलिटी। तो ही वाज द ब्रिज बिटवीन जरदारी एंड
मलबे। लाल मस्जिद। अच्छा फिर लाल मस्जिद का एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी था, तो ऑब्वियसली whosoever would have resolved it in a amicable manner, जो लोगों को पसंद आ जाए, पॉपुलिज्म वही अगेन आ गई ना, किक इन कर गई, तो ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल लीडर बड़ा वाइज समझा जाता था। He took the opportunity, took the bait and he actually jumped into it। और फिर आखिर में ये हुआ कि मलिक रियाज साहब का भी ताल्लुक था इन सब के साथ, वो चैरिटी भी बड़ी करते थे, वो भी अगेन ताजिक होकर के लिए, चूँकि उनके लिए बहुत सारे ज़मीनों पे कब्जे शब्जे करते रहे मलिक रियाज साहब के लिए, तो वो भी एक अगेन वही एक कॉमन डिनोमिनेटर था इस सारे नेक्सस के अंदर। तो ये वो बेसिकली एक नेक्सस बना, और इसने फिर जो है वो मौलवी अब्दुल अजीज़ को इस्टेब्लिशमेंट से बात करके वापस एनसी जी के ये लाल मस्जिद सेटल डाउन नहीं होगी, यहाँ पे मसले रहेंगे, तो आप ना अब्दुल अजीज़ साहब को वापस लें, तो वो बस फिर वापस आ गए और आज हम उसको भुगत रहे हैं। एक और बात जो अकोड़ा खटक के हवाले से, लाल मस्जिद को भी यही कहा जाता है कि वो एक लॉन्चिंग पैड था, और अकोड़ा खटक के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो एक लॉन्चिंग पैड था जहाँ पर तालिबान आते थे, रुकते थे, स्टे करते थे, भी चले जाते थे, और जो कुछ लोग आके वहाँ पर पढ़े भी। इस पर मैं हामिदुल हक का रिसेंट कोई इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तालिबान आके हमारे पास पढ़े, और भी बहुत लोग अरब से आते थे, पढ़ते थे, एक बड़ा नाम था हमारा मदरसे का। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जो रिसेंट अटैक हुआ है अकोड़ा खटक के ऊपर, तो वो एक सोशल मीडिया के ऊपर भी ये नैरेटिव दिया जाता है कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट के वो काम के नहीं रहे, तो अब इस्टेब्लिशमेंट ये करवा रही है, या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अब इनको ख़त्म किया जाए क्योंकि अब वो उनके काम के नहीं रहे। तो अब आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सबसे अनइंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट होता है ये यार, सब कुछ ऐसा ही रहा है, जिसका रीज़न नहीं मिल रहा हुआ है। रीजन नहीं मिल रहा होता ना, जैसे हम किसी मानेंगे सारा कुछ अमरीका करा रहे हैं, अमेरिका। या सारा कुछ यहूदी करा रहे हैं, ठीक है, तो टू सम एक्सटेंट इट माइट बी राइट, उनकी पावर डोमेन है, वो कर सकते हैं, बट क्यों करेंगे? मैं पर्सनली जानता हूँ कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको असाइनमेंट मिली हुई थी कि उन्होंने क्योंकि तालिबान ने उनको अप्रोच किया था वहाँ से कि भाई आप हमारे कुछ मामला ठीक कराएं इस्लामाबाद के साथ, तो यहाँ से फिर उन्होंने इस्लामाबाद वाले से बात की, इस्लामाबाद वाले ने कहा जी ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते हैं मामला ठीक हो, तो व्हाई वुड आई से वांट टू टेक हिम आउट, राइट? तो ये तो मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, यानी वाज अबाउट टू रीच टू सम बिग ब्रेक थ्रू, और उससे पहले उनको शहीद कर दिया गया। दूसरा, बेदरर से आदमी थे ये, कोई बहुत इस तरह के नहीं थे कि पॉलिटिकल इनके कोई मकासद हों या कुछ हो, ये अनलाइक हिज फादर, ही वाज वेरी लो रेडार पे रहने वाले आदमी थे, तो इनसे कोई इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा पॉलिटिकल खतरा भी नहीं था। सही। बल्कि ये तो अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये केपी के अंदर पीटीआई का जो मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसको काउंटर बैलेंस करने में काम आ जाते, तो क्यों इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी अपने एलाइज को खोना? कभी एक ऐसे सूबे के अंदर जिसके अंदर उसके साथ इस वक्त एक ऑपोजिशन वाला ही मसला चल रहा है ना, तो एक तो ये बिल्कुल एक मैंने जैसे कहा ना कि अनइंटेलिजेंट किस्म का एक आर्ग्यूमेंट होता है कि जी के जेड़ा कम नहीं समझ आ रहा हो ऐसे करा रही है, तो इतनी ऐसे की औकात होती, या मैं कहूँगा औकात तो नहीं, लेकिन अगर इतनी ऐसे की डिवाइन पावर होती तो शायद यहाँ पे कोई धमाका ही ना होता। कल बन्नू में अटैक हुआ यार, ठीक है, उसको भी लोग कहते हैं जी कि कल मैं बल्कि आज ट्विटर पे पढ़ा था जी कि टेररिज्म इज आल्सो सॉर्ट ऑफ बिजनेस फॉर देम, राइट? तो कौन, मतलब ये नहीं इस तरह की बात है, एपीएस के बारे में भी आपने इसी किस्म की बातें की पहले, आपने उससे पहले प्रेडलैंड मॉस्क के बारे में भी इस तरह की बातें की, कोई शौक से इस तरह की हरकतें नहीं करता। प्रॉक्सी वॉर, आप चूंकि खुद स्टूडेंट हो इसके स्टडीज़ के और सोशल साइंसेस के, तो आपको तो मतलब आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर जब पढ़ोगे तो आप देखोगे या पढ़ चुके होगे, तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर या नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर इज वे मच डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल वॉरफेयर। कन्वेंशनल वॉरफेयर के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इस नॉन कन्वेंशनल के डिफरेंट पैरामीटर्स। इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा गुरिल्ला फाइटर के पास होता है, ठीक है, तो उसके पास हमेशा ज़्यादा अच्छी इंटेलिजेंस होती है। तो बल्कि आपके बहुत सारे जो पॉइंट्स जिनके ऊपर इनको रोक दिया जाता है, वो आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ कहाँ के ऊपर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको काउंटर कर दिया हुआ है। कोई एक बीच में ज़रा फिर स्लिप भी होता है, और वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हो जाता है। जो अकोड़ा खटक के ऊपर इसरा की बात करते हैं, एक तो उनके लिए ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ही वॉज एक्चुअली वेरी मच ऑन बोर्ड with the establishment. He was actually trying to bridge the gap between Kabul and Islamabad. He had a very good reputation at both ends, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। तो इसलिए ये मतलब एक जैसे कहते हैं ना अनकाउथ किस्म की बात है कि आप इस आगे को बात करें। दूसरी चीज़,
जो है वो है कि कूड़ा खटक के अंदर जो लोग पढ़ने आते थे उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ अफगान तालिबान तो नहीं पढ़ने आते थे। हक्कानी नेटवर्क का नाम जो है बेसिकली इसी की, वो कोई वहाँ का कबीला नहीं है, कोई क्लैन नहीं है, कोई ट्राइब नहीं है। वो दारुल उलूम हक्कानिया की वजह से उन्होंने जैसे चिश्ती या बाकी तो उनका एक निस्बत उन्होंने अपनी बनाई हुई है। तो हक्कानी नेटवर्क बिकेम वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस वन फॉर अमेरिकन। तो जलालुद्दीन हक्कानी साहब और उसके बाद फिर उनके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी अभी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं। ये तो बिल्कुल एक बेकार सी बात है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं। अफगानिस्तान से भी लोग आए हैं, अरब दुनिया से भी लोग आते रहे हैं, बाकी मुस्लिम दुनिया से भी लोग रहते हैं। आपके इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है हर दूसरी मुल्क के, इवन चाइनीज़ मुस्लिम्स तक से जो हैं उधर वो पढ़ रहे होते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी। तो डज इट मीन के जी के इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म पढ़ाई जा रही है? ऐसा नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी ज़माने में यहाँ पे तालिबान के काबरीन आके पढ़ते रहे और बहुत बड़े बड़े काबरीन आके पढ़ते रहे। उनके एक रेफरेंस है। और सिर्फ अकोड़ा खटक में नहीं, ये बेसिकली मेन मदरसा होता है। तो फिर इसके आगे बहुत सारा एक नेटवर्क होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो मुख्तलिफ जगहों पे जामिया बिनोरिया है, बहुत सारे हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं या इनकी सिस्टर कंसर्न्स होते हैं या इन्हीं के मकतब फ़िक्र से होते हैं लोग। तो ज़रा वो एक नेटवर्क तो चल रहा होता है ना। इसी तरह जमात उलमा इस्लाम जो दूसरी है फजल रहमान, उनके भी इसी तरह मदरसों का नेटवर्क है। उधर भी आके तालिबान के बहुत सारे लोग पढ़ते रहे। तो ये कोई कूड़ा खटक से फिक्सेटेड बात नहीं है। हाँ, किसी ज़माने में जब सिमुलक साहब का तूती बोलता था अपनी, अल्लाह उनको वरीक रहमत करे, वो उस ज़माने में डेफिनेटली इसकी एक वो थी, आप कह लें कि एक पोजीशन थी इस तरह की। इट वाज वन ऑफ द फ्रंट एंड जिधर से बैठ के लोग बेसिकली सारी चीज़ें ये किया करते थे। बट दैट वाज नॉट द ओनली प्लेस जहाँ से सारा कुछ होता था। सर एंड पर एक क्वेश्चन में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से करना चाहूँगा। अभी भी जो हम देख रहे हैं टेररिज्म हो रहा है और ये जो रिसेंट कुछ वाक़यात भी हुए, एक तो ये कि आपने अफ़गानिस्तान भी विज़िट किया है, वहाँ की हुकूमत भी देखी है। क्या आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ ऐसी लगती हैं कि वो आज के जदीद दौर के अंदर इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर डिप्लोमेसी के ज़रिए से और उन सारी चीज़ों के ज़रिए से आगे मामलात को हल कर सकें? और दूसरा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना कितना ज़रूरी है और आपको वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं आगे फ्यूचर में? डिप्लोमेसी में भाई वो बहुत अच्छे हैं। सही। गवर्नेंस की मैं नहीं बात करता, गवर्नेंस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। बट डिप्लोमेसी में वो बहुत अच्छे हैं और यही हमने मार खाई है। ज़्यादातर दुनिया ने यही मार खाई है। दे थॉट के रैग टैग्स हैं, इनको क्या पता दुनिया का। बट उनका ये जो एक्सपोजर है दोहा के पॉलिटिकल ऑफिस की वजह से, फिर दुनिया के साथ डील करने की वजह से, फिर जंग चूँकि बहुत लंबी चली, तो पाकिस्तान में भी उनका आना जाना था, ईरान में भी उनका आना जाना था, हर जगह उनका आना जाना था। तो वो दे नाउ नो द वर्ल्ड, दे नाउ नो हाउ टू डील विद द वर्ल्ड, राइट। तो वो तो हो गया एक हैंड। वहाँ उन्होंने एक अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चे भी ला के बिठा दिए हैं, उन्होंने वो सारी हरकतें भी कर ली जो कि दुनिया की ज़रूरत है। ठीक है। जहाँ तक बात है दुनिया को समझने की, वहाँ वो लैग करते हैं। सही। ठीक है। तो दे आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान से पंगा लेके जान के किथे। यू कैन नॉट डिवोर्स योर जियोग्राफी ना। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन टेक ओवर पाकिस्तान, देन मतलब सो बी इट, आप करके देख लें। आपसे पहले पूरी एक माइट यहाँ पे बैठी हुई थी 80 ममालिक की, 50 ममालिक की। दे कुडंट डू दैट। ठीक है। एंड दे हैड एक्चुअली अ वेरी ह्यूज आर्सनल विद देम। तो अगर आप कहते हैं आपके पास ईमानी जज्बा है, ईमानी है, और उसके बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं सो बिट, आप कर लें, हम भी अपना जज्बा ईमानी कर लेंगे, तो मतलब ये तो वो वाली बातें हैं। तो रैशनैलिटी नहीं है उनकी इस थिंकिंग के अंदर। दे आर मोर लाइक दिस के जी के बस चलाई जाओ कम। जो उनकी हमारे साथ मामलात ठीक होने की बात है, बिल्कुल होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक पॉलिटिकल रियलिटी तो वहाँ की है। लेकिन बहरहाल अब हम भी इस मामले में स्ट्रिंजेंट है कि हमारी अपनी टर्म्स हैं, और उन टर्म्स के ऊपर जब तक आप टीटीपी को और इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते, मामला इसी तरीके से रहेंगे। आप जितनी मर्जी ट्रेड बढ़ा लें, आप जो मर्जी कर लें। आई एम ऑल्सो ऑफ द व्यू कि हमें बाकी मामलात के ऊपर चलते रहना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ का प्रोपेगेंड हूँ, मैं कहता रहता हूँ इन मामलात को। बट एक जगह के ऊपर आपको भी फिर आके अपनी लिमिट जो है वो एक अपना एक रेड लाइन बनानी पड़ती है कि नहीं यार, जब तक इस मसले को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, बाकी मसाइल जो हैं वो बेकार हैं, उनकी बात करना। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। थैंक यू सो मच।